हे माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को स्टोरी लाइन, अगर जिन लोगों को टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं होती है, प्लीज़ ना सुने, यहाँ से स्किप कर दे एंड देन मेरे अदर्स एफ को सुन सकते हैं, या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे, अदर चैनल्स पे बहुत सारे एफ चल रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर भी विजिट करके सुन सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जिन लोगों को भी मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स करके अपनी राय देना ना भूलें। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो वांग जी है वो जैसे तैसे करके एंटीडोट ले करके वो ऑफिस आ गया था। हालांकि वांग जी को विंग और मिस्टर क्रिस दोनों मिल करके उसे कार तक लाते हैं एंड देन वांग जी को मिस्टर क्रिस ऊपर लेके आते हैं ऑफिस में एंड देन वो पेरिस वाले लोगों से मीटिंग करते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी को मिस्टर क्रिस कहता भी है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। देन मिस्टर क्रिस वांग जी से कहते हैं कि सर, आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको घर चले जाना चाहिए। वांग जी कहते हैं मैं 2 दिन से काम पे नहीं आया, 2 दिन का वर्क पेंडिंग है क्रिस, तो हम काम कर लेते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम घर चलेंगे ना। इतना बोल करके वांग जी कॉफ़ी पी रहा था एंड देन काम करना शुरू करता है। वो एज़ यूजुअली वॉक करता जा रहा था, क्योंकि वो मॉर्निंग में लगभग 12-1 बजे वहाँ से निकल गया था। मॉर्निंग नहीं बोल सकते इसको, आफ्टरनून में वो वहाँ से निकला था एंड देन उसके बाद उसने क्लाइंट अटेंड किया, मीटिंग किया और अभी वो वॉक कर रहा था। उसके बाद वो वॉक कर ही रहा था, तभी उसे अचानक से गर्मी जैसा लग रहा था। हालांकि उसे 2 टाइम रट आ रहे थे, मॉर्निंग में 3 बजे के बाद लगभग 10-11 बजे तक रहता था और वो ख़त्म होता था तो 2-3 घंटे का गैप एंड देन फिर शाम को स्टार्ट होता था तो वो 9-10 बजे तक रहता था। तो इन दोनों टाइम पीरियड के दौरान वांग जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता था। रात को मिड नाइट में जा कर के उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए काम होती थी एंड देन जैसे 2-2:30 बजते थे वैसे ही उसके हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते थे एंड देन 3 बजते उसकी रट ट्रिगर हो जाती थी इस वजह से। और हालांकि एक अल्फा की रट नॉर्मली 5 दिन रहती है और अभी ये तीसरा दिन था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रट तो आनी ही आनी थी। और शाम का टाइम था तो हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो चुके थे और वो समझ पा रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये थी कि एंटीडोट जो उसने लिया था खुद को स्टेबलाइज रखने के लिए, ताकि वो कम से कम तो कुछ घंटों के लिए ही सही खुद को स्टेबल रख के और वो जितने भी काम्स वगैरह हैं और मीटिंग है ये सभी चीज़ों को वो अटेंड कर ले अच्छी तरीके से एंड देन फिर वो घर चला जाएगा रेस्ट करने के लिए। लेकिन अब वो एंटीडोट अपना काम कर रहे थे, क्योंकि उसके सामने हर चीज़ डबल, ट्रिपल, 4 लेयर में दिख रही थी। मतलब उसका विजन ब्लर हो रहा था और लग रहा था जैसे कि खून की नाड़ियाँ है वो सीधे उसको आँखों को कांटेक्ट कर रही है। उसको अपनी आँखों में जलन होना लगा था, उसकी हाथ अपने आप ही कसती जा रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी और वो सीधे एक बार ज़ोर से चीखता और वो जब चीखता है तो मिस्टर क्रिस जो कि अपने डेस्क पर थे वो बहुत ज़ोर से चीखा था। वो भाग करके अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो वो आते हैं और देखते हैं कि सर नीचे घुटनों पे बैठे हुए हैं और अपने कपड़ों को खोल रहे हैं और हाथ को ऐसे फौस पे मार रहे हैं मुक्का ले करके। मिस्टर केस आतर कहता है सर व्हाट हैपेंड सर 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 सर। वांग जी गुस्से के मारे आँख घुराते हुए अपनी नज़रों को ऊपर करता है, जिसे देखकर क्रिस अपने ही जगह पे धड़ाम से पीछे की तरफ से बैठ गया था और कहता सर ये क्या 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 हो रहा है आपको। क्योंकि वांग जी की आँखें पूरी की पूरी अब खूनी रेड हो चुकी थी, क्योंकि आँखों के अंदर जो धाराएं बनती है ना, जो हमारे आँखों के अंदर वाइट धाराएं रहती है, वाइट पुतलियों के ऊपर जो रेड धाराएं रहती है वो बहुत ज़्यादा रेड कलर की हो चुकी थी और साइड से जो पानी है ना वो अचानक से गिरना शुरू हो गया था। वो आंसू नहीं थे लेकिन जलन के मारे ना वांग जी के आँखों से पानी गिर रहा था। उसके बाद उसके हाथ की नसें, वांग जी की जो हाथ की नसें थी, क्योंकि उसने कोट खोल दिया हुआ था, शर्ट था पहना हुआ, वो विजिबल हो रही थी और वांग जी बहुत बेचैन हो रहा था। उसे गर्मी लग रही थी अलग, वो एंटीडोट का असर था ये सभी, क्योंकि ऑलरेडी वांग जी के बॉडी के अंदर उसका ब्लड नहीं था, सीचेन का ब्लड चढ़ाया गया था, प्लस वांग जी विंग का ब्लड था और वो अभी ये सब मिक्स हो रहा था और ये काम कर रहा था अपने हिसाब से। इसी वजह से वो फिर से जानवर की तरफ तब्दील हो रहा था और ये वही खौफनाक मंजर था जो आज से 4 साल पहले पहली बार
विंग और वांग जी जब इंटीमेट हुए थे तो उस टाइम पीरियड में भी वांग जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और अभी ये दोबारा से हिस्ट्री रिपीट की जा रही थी। वांग जी कहता है जल्दी जाओ और मेरी कार प्रिपेयर करो और ड्राइव तुम खुद करोगे, समझ गए ना। क्रिस कहता है ओके सर और वो डेस्क पर से की लेता है और इतना तेज़ी से भागता है मानो कि वो उसके रास्ते में कुछ हो ही ना, वो बेसुध होकर कार पार्किंग एरिया में जाता है। वांग जी खुद को थोड़ा कोशिश करने के बाद मैनेजेबल बनाता है एंड देन वो अपने प्राइवेट एलिवेटर में लिफ्ट में जाता है, बटन प्रेस करता है सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आने का, क्योंकि उसके कैबिन से निकल के जो सामने वाला एलिवेटर था वो सीधे ग्राउंड फ्लोर तक जाता था और वो एलिवेटर ओनली फॉर वीआईपीज़ या फिर जैसे इस कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉय या फिर वांग जी खुद इसे यूज कर सकता था। वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आता है। वो उसकी हालत इतनी बदतर थी कि वो हर चीज़ को पकड़ के आ रहा था, लाइक कार, लाइक अ वॉल, लाइक अ खम्बा, हर चीज़ को वो पकड़ते पकड़ते आ रहा था और चीख रहा था और वो बेसुध होकर चीख रहा था। वो चीखते हुए जैसे तैसे करके उस कार तक आता है जो कि मिस्टर क्रिस पहले से ही कार के डोर को ओपन करके रखा था। वो आता है, उसमें बैठ जाता है। उसने अपने पैंट के जो बेल्ट के टकल्स थे उसको भी ढीला करके पैंट को ढीला कर लिया था। उसने उतारा नहीं था, ढीला कर लिया था। वो अपने शर्ट से खुद को हवा कर रहा था और मिस्टर क्रिस को कहता है कार की एसी का टेम्परेचर घटाओ जल्दी। और ऐसा बोलते हुए वो पूरा बॉडी उस सीट पे फेंकता है और मिस्टर क्रिस कार को लाइक उड़ा के लेके आ रहे थे। वो चलाने रहे थे, उन्हें परवाह नहीं था कि अभी कितने ट्रैफिक रूल्स उसने तोड़ डाले हैं। वो जल्द से जल्द सर को मिस्टर वोंग को वो घर छोड़ना चाहते थे। उसे पता है कि जितने भी उन्होंने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है बाद में जाके वो बताएंगे। हालांकि वो खुद एक बिजनेस पर्सन है और वो बताएंगे कि सर के साथ क्या हुआ है। वो सारा चीज़ हैंडल कर लेंगे और बड़े बड़े लोग अगर कोई गलती करते हैं तो वो तो निपटारा पैसे देकर कर ही सकते हैं। इसी वजह से मिस्टर क्रिस अभी इतना निश्चिंत थे कि अभी जितने भी उन्होंने ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिए हैं वो सबका भुगतान वो बाद में कर लेंगे। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी जस्ट लाइक कि मिस्टर वांग जी घर पहुँचे। वो जल्दी से वांग जी को लेकर के घर आते हैं, कार स्टॉप करते हैं, डोर ओपन करते हैं और हाथ दे करके वांग जी को बाहर आने का इशारा करते हैं। वांग जी जो कि इतना ज़्यादा खूंखार हो चुका था, वो मिस्टर हाथ को ऐसे हैंड के ऊपर जो रहता है ना नीचे कलाई, वहाँ पे उसने बाइट कर लिया बहुत ज़ोर से। मिस्टर क्रिस कार को पकड़ के चीखते हैं और फिर कहते हैं सर प्लीज़ इतना बोल करके वो अपने हैंड को झटका देते और कहते सर प्लीज़ अंदर चलिए। और जैसे तैसे करके मिस्टर क्रिस उसे बाहर निकाल रहे थे। वो दो खड़े बॉडीगार्ड को भी बोलते हैं जल्दी इधर आओ। इतना बोल करके वो लोग दूसरी तरफ से भी डोर ओपन करते हैं। वो दो बॉडीगार्ड भी हेल्प कर रहे होते हैं और जैसे तैसे करके वांग जी को बाहर निकाला जाता है। वांग जी बाहर आता और कहता है विंग को बुलाओ। और वो बोल रहा था, चैंट कर रहा था विंग ढूंढ गो। और वो बोल रहा था, दोनों बॉडीगार्ड उनके हाथ को पकड़े हुए थे ताकि वो किसी को झपटा ना मारे। और मिस्टर क्रिस जल्दी से भाग के अंदर आते हैं और कहते हैं सीचन सर। और हॉल में निंगजी, ईबा, नी हेसेंग, रूई और विंग सभी लोग बैठे हुए थे। वो सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर क्रिस आप यहाँ। मिस्टर क्रिस के हैंड से ब्लड आना शुरू हो गया था, जो वांग जी ने उन्हें बाइट कर लिया था। तो सीचन देखते हैं कि उसके हाथ से ब्लड गिरा है। तो सीचन कहते हैं मिस्टर क्रिस व्हाट हैपेंड, हाँ क्या हुआ है और आप यहाँ ऐसे क्यों बदहवास से। क्योंकि मिस्टर क्रिस ने भी अपना कोट फेंक दिया था और वो शर्ट में ही थे और शर्ट से खून आ रही थी। विंग कहता है क्या हुआ है हाँ। तो मिस्टर क्रिस कहते हैं सर को फिर से अटैक आया है और कुछ देर बाद उनकी रट वापस से ट्रिगर हो जाएंगी। वो और इतने में सारे जो दोनों बॉडीगार्ड थे वो उसे लेकर के अंदर आ रहे होते। सिचिन कहते हैं व्हाट। और उसके बाद कहते हैं वैन जी जल्दी से कॉल करो। रूई भी यालनी को कॉल मिला देती है क्योंकि अभी पूरे के पूरे डॉक्टर टीम की आनी बाकी थी। उसके बाद वो दो बॉडीगार्ड सीचन, विंग अभी भी वहीं खड़ा था। विंग जाने वाला था लेकिन न्यू हेसेंग उसे पकड़ के रोक लेता है, कहता है मत जाओ, वो तुम्हें हर्ट कर देगा। क्योंकि सबको यहाँ डर लग रहा था कि कहीं वांग जी विंग को हर्ट ना कर दे, पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी विंग के वजह से ठीक भी तो हो सकता है। तो न्यू हेसेंग उसको खींच के रोके हुए था। ईवा और निंगजी जो कि डर गए थे थोड़े से, वो रूई के पास बैठे हुए थे
उसके बाद वांगजी को ले जाकर के रूम में लॉक किया जाता है। 2 बॉडीगार्ड ले जाकर के उसे बेड पे डालते हैं। उसके दोनों हैंड को ऐसे बांध दिया जाता है, उसके दोनों पैर को भी बांध दिया जाता है। उसके बाद सीचन कहते हैं जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। 15 मिनट के बाद डॉक्टर की पूरी टीम आ चुकी थी और वो सभी उसे चेक करने के लिए जा रहे थे और यानली भी आ चुकी थी। वो रुई से या किसी से कुछ पूछती नहीं, क्योंकि अभी मोस्ट थिंग था कि वो वांगजी के ऊपर टेस्ट करे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतना भयानक होगा उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था। वो सभी अंदर जाते हैं और वांगजी को इंजेक्शन लगाया जाता है। अभी वांगजी के बॉडी सेल्स के ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, वो और ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। उसकी जो अल्फ़ा फेरोमोन्स थे वो इतना ज़्यादा पेपरमेंट्स वाले इतनी ज़्यादा वो मात्रा में रिलीज कर रहा था, जिस वजह से वहाँ ओमेगाज और बीटा डॉक्टर थे वो दम घुटना शुरू हो गया था और उनके ऊपर बेहोशी छा रही थी। उस कमरे में ओनली फॉर सीचेन, हियानली और मिस्टर क्रेज, 2 जो बॉडीगार्ड जो दोनों अल्फाज थे वो बस टिक पा रहे थे। वो डॉक्टर जैसे तैसे करके खुद को रखे हुए था, हालांकि वो भी एक अल्फा डॉक्टर था, बट खुद को सर्वाइव नहीं करवा पा रहा था क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था और वो बस धीरे धीरे बोल रहा था उसके शब्द साफ साफ नहीं निकल रहे थे, किसी को सुनाई भी नहीं दे रहे थे, किसी को समझ भी नहीं आ रहा था। और ये सभी सिचुएशन विंग समझ पा रहा था क्योंकि वांगजी जस्ट उसके इतने करीब है। ऑफिस में होता तो शायद विंग को बस थोड़ी सी बेचैनी होती, घबराहट होती कि कुछ तो हुआ है, बट वांगजी उसकी आंखों के सामने है, ऊपर रूम में है, वो फील कर पा रहा था। उसकी जो बेचैनी, घबराहट, जो कुछ भी उसके अंदर दबा हुआ इमोशन एक एक करके दौड़ रहा था नसों में, वो सभी चीज़ें, सभी थिंग्स विंग पूरी की पूरी फील कर पा रहा था। यानी एक और सुई निकालती है और कहती है शायद ये वर्क कर जाए। इतना बोलने के साथ ही उसे लगा देती है। इस वजह से वांगजी बेहोश तो हो गया था, पर कब तक वो बेहोश रह सकता था इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। किसी को आइडिया नहीं है कि कब तक बेहोश रह सकता है, और अगर जब होश में आया वो क्या करेगा, क्या होगा, सबको डर लग रहा था। उसके बाद वो रिपोर्ट आने का वेट करते हैं क्योंकि उसने उसका ब्लड का सैंपल लिया था कुछ, और उसके बाद वो टेस्ट के लिए भेज देते हैं ताकि जब रिपोर्ट आए तो पता चले। बाहर आने के बाद यानली सीचेन से कहती है ये दिनों दिन और इतना ज़्यादा डेंजर कैसे होते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जब इसकी रेड ट्रिगर होगी तब क्या होगा, तब क्या करेंगे हम। ये सभी बातें विंग सुन रहा था और वो बस, क्योंकि वांगजी अभी बेहोश है बट फिर भी उसके अंदर जो कसमकस चल रही है, वो बेचैनी जो चल रही है, जो खून जिस तरह से दौड़ रहा है, वो खून एंटीडोट के साथ मिलकर जो फाइट कर रहा है, जिस वजह से वांगजी की बॉडी रिएक्ट कर रही है, वो सभी पेन, सफरिंग अभी विंग खुद के अंदर फील कर पा रहा था उसका ओमेगा होने के नाते। और वो कहता है ऊपर आते हुए सीजिए, अगर मेरे अल्फा की रेड ट्रिगर हुई तो मैं जाऊंगा अंदर। सीचन और यानली दोनों एक साथ चीखते हुए कहते हैं नो, बिल्कुल भी नहीं, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो तुम्हें याद रखे या कुछ भी हो। विंग कहता है मैं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। अगर आप दोनों ने मुझे रोका तो फिर आप दोनों मुझे दोबारा कभी नहीं देखेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। और वो थोड़ा सैंटी हो जाता है, कहता है देखिए, और वो अपना हाथ दिखाता है। जिस तरह से वांगजी की हाथ की नसें उसकी बॉडी के ऊपर दिख रही थी ना, वैसे ही विंग के दोनों हाथ के ऊपर उसकी नसें दिख रही थी और कहती है देखिए मैं उसकी पेन को फील कर पा रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा। प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए। अगर मेरे साथ बुरा होता है तो मेरे बच्चों का ध्यान आप रखेंगे। सीचन कहते हैं विंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुम्हें और वांगजी दोनों को जिंदा रहना होगा। और फिर वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और विंग से कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग कहता है ग और यानली भी नीचे बैठ जाती है और इतने टेंशन में रोई म्यूजिक सब आ जाते हैं और अभी सब वांगजी के बेड रूम के बाहर खड़े थे। सीचन रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, सब माफ़ कर दो, सब प्लीज़ माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ था। बचपन में ही एक बार जब वांगजी, जो कि उसे पीनट से एलर्जी है, और मैंने ही माँ को कहा था कि प्लीज़ माँ हमारे लिए स्वीट्स बनाइए, उस पर मैंने खुद उसमें पीनट ऐड किया था, जिसके बाद उसे एलर्जी हो गई थी। उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल नहीं था और वहाँ पे एक ऐसा पेशेंट आया था जिसका ब्लड अजीब था। उसके वो इंसान नहीं था, वो जानवर भी नहीं था, वो कुछ और ही था। और
बहुत अजीब था, किसी को नहीं पता कैसे, लेकिन वो इंसान ने वांग जी को जैसे ही छुआ, वांग जी की बॉडी जो कि पूरी तरीके से वो बेहोश था, मरने के हालत में था, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस एलर्जी का हम इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि उसने बहुत मात्रा में वो स्वीट्स खाए हुए थे। लेकिन उस इंसान ने मेरे भाई की जान बचाई और अपना ब्लड उसे दे दिया। उसके बाद वो इंसान मर गया, और फिर आज तक वो इंसान हमें कभी नहीं मिला। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता चला, क्या सब हुआ हम कुछ नहीं जानते। वांग जी तो बच गया, लेकिन तब से वो नॉर्मल था, पर उसके अंदर कुछ तो ख़त्म हो रहा था, कुछ तो मिट रहा था, कुछ तो हो रहा था। जब वो 17 साल का था, हालांकि उसकी फर्स्ट हिट 18 साल में आनी चाहिए थी, लेकिन वो 17 साल में आई, और उसने अपने आप को हॉट किया, उसने कांच तोड़ डाले और अपने खून को बाहर निकाला कि वो शांत हो जाए। 3 दिन तक वो खुद को अपने कमरे में बंद रखा और अधमरण हालत में हो गया था, क्योंकि उसने अपने बॉडी के ऊपर इतने कट लगाए थे, वो उस रट को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो हमेशा नहीं आते थे, लेकिन जब भी आता था उसकी हालत बद से बदतर हो जाती थी। जब तीसरी बार आया तो तब तुम थे वी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ये बस ऐसे ही होता होगा। लेकिन अब जब भी मैं वांग जी को इस हालत में देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। आज तक मैं अपने छोटे भाई को संभाल नहीं पाया। मेरी मॉम डैड के जाने के बाद मैं उसे संभाल नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। और इतना बोल करके वो रोने लगा। विंग और सभी शौक तो हो गए थे, पर अभी क्या कर सकते थे, जो हो गया सो हो गया। तो रुई और याली दोनों कहती है गगा प्लीज़, और याली कहती है सर प्लीज़, आप ऐसे टूटेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम सब ने भूल की है, हम सबको वांग जी की कंडीशन समझनी चाहिए थी, हमें समझना चाहिए था। सीजन कहता है वो कभी अपनी बात नहीं कहता, वो गुस्सा करता था, जिस वजह से हम उससे कुछ क्लियर पूछ भी नहीं पाते थे कि आखिर वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। उसने कभी अपनी बातें हमसे शेयर ही नहीं की, और हमने कभी भी उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनाया, पर वो अंदर से इतना ज़्यादा दुखी है, हम समझ नहीं पाए। प्लीज़ माफ़ कर दो हमें, प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोल करके वो विंग से माफ़ी मांग रहा था। विंग कहता है जो हो गया सो हो गया, आज के बाद हम वांग जी को कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे। अल्फ़ा को कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे, और जो कुछ भी हुआ हम उसे लौटा तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन जब वो इस हालत में है तो हम सबको मिलकर उसकी हेल्प करनी होगी, उसे उस कंडीशन से बाहर निकालना होगा। हमें अपना कंसर्न और प्यार उन्हें शो कराना होगा ना। गगा प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं जाऊँ। इतना बोल करके सीजन को वो सभी लोग वहाँ से उठा करके बाहर नीचे सोफे पे लाते हैं। सीजन अभी भी रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, वो वेंचिंग को ऐसे हाथ को पकड़े हुए था और उसके कंधों पे सर रख के रो रहा था और कहता है सब मेरी वजह से हुआ, मुझे भाई कहलाने का हक नहीं है। मैंने क्यों नहीं अपने भाई को समझा, क्यों मैं उससे दूर होता चला गया, और क्यों वो आज मुझसे इतना दूर है कि मैं उसकी कुछ भी बातें समझ नहीं पाता। आज वो उस हालत में मेरी वजह से। अगर मैंने वहाँ से नहीं कहा होता, और अगर मैंने वो सब नहीं किया होता, अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई को एलर्जी है, तो आज मेरा ओरिजिनल भाई मेरे पास होता। प्लीज़ वेंचिंग कुछ करो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतना बोलने के बावजूद भी वेंचिंग सीचन को हक की हुई थी और उसे काम डाउन करा रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, खुद को परसीव भी नहीं कर पा रहा था सही से। विंग और याली दोनों बेसब्री से उस रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद कंपाउंडर वो डॉक्टर वो रिपोर्ट लेके आते और कहते हैं मैम बहुत गड़बड़ हो गई है, वो उनके बॉडी में जो ब्लड होने चाहिए थे जो नहीं है, और उतना रेशियो नहीं है, और उनका ब्लड